हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहित एकेडमी स्टूडेंट। आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे कक्षा 10 का जो आपका विषय विज्ञान है, अध्याय 5 है, यानी कि अध्याय 5 है आपका तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। इसका हम संपूर्ण नोट्स के साथ एक एक हेडिंग को आपको बताएंगे एंड समझाएंगे। इसमें आप लोगों को बताएंगे। चलिए बिना देरी किए हुए बता देते हैं। तो देखिए, हमारा चैप्टर का नाम क्या है? तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, यानी कि तत्वों का आवर्त वर्गीकरण क्या होता है। देखिए, हमारे आसपास के पदार्थ तत्व मिश्रण एवं यौगिक के रूप में उपस्थित रहते हैं, जिसे तत्वों का आवर्त वर्गीकरण कहते हैं। बस ये हमारा हो गया। इससे शुरुआत, ये आप लोगों को जानकारी रखना बेहद ही आवश्यक है, ठीक। और जो हमारा और आ जाते हैं यहाँ पर, देखिए, तत्व एलिमेंट्स, यानी कि इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसे एलिमेंट्स कहते हैं। तत्व क्या होते हैं? ऐसे पदार्थ जो एक ही प्रकार के अणुओं से मिलकर के बने होते हैं, तत्व कहलाते हैं। एग्जाम्पल क्या है, उदाहरण क्या है हमारा? कि सोडियम है, सोना है और मैग्नीशियम है, ठीक। और देखिए, और इसके बारे में दिया गया तत्व में कि आज तक हम 118 तत्वों की जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। इन सभी तत्वों के गुण भिन्न भिन्न है, ये बात तो सत्य है। अगर मान लीजिए कि 118 व्यक्ति हैं, तो इन लोगों को मतलब गुण जो होगा, रंग रूप अलग अलग तो ही होगा, सेम नहीं होगा ना। यही बात इसमें कहा गया। और इनमें से 94 तत्व प्राकृतिक रूप पाए गए हैं। यानी कि देखिए, प्राकृतिक रूप पाए गए हैं 94 जो हैं, ये भगवान ईश्वर के द्वारा बनाए गए हैं। और 118, देखिए 118 माइनस जब 94 कर देंगे ना, 94 जब कर देंगे तो पता है कितना आएगा? यहाँ पर देखिए 4 आ जाएगा और यहाँ पर 2 आ जाएगा, ठीक। 9 2 11 होता है, यानी कि 24 तत्व जो होते हैं कृत्रिम बनाए गए हैं, और 94 जो होते हैं ये प्राकृतिक हैं, ठीक। यहाँ पर आप लोग को ये समझ में आ गया है। फिर विभिन्न तत्वों की खोज के वैज्ञानिकों ने इनके गुणों को खोजना आरंभ कर दिए। तत्वों को, इन जानकारियों को व्यवस्थित करना थोड़ा कठिन प्रतीत हुआ। इसी कारण से इसका वर्गीकरण किया गया, जिससे तत्वों को, गुणों को आसानी से अध्ययन किया जा सकता है। यह बात तो सत्य है। फिर हमारा जो आ जाता है, वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों होती है? यहाँ पर देख सकते हैं आप लोगों को एक कुछ वो फिगर डायग्राम के द्वारा समझाया गया। यहाँ पर देखिए, तत्वों की आवश्यकता क्यों होती है। देखिए, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण में क्या है? आधुनिक आवर्त वर्गीकरण है। फिर इसके बाद मेंडलीव का, इसमें देखिए तत्वों का आवर्त वर्गीकरण में है कि मेंडलीव का आवर्त वर्गीकरण है। फिर इसमें अभिलक्षणी की गुणधर्म और खूबियाँ और कमियाँ पढ़ेंगे हम, और प्रारंभिक प्रयास भी पढ़ेंगे। फिर इसके बाद आएगा हमारा इसमें कि डॉबेरन तिर्यक आएगा, न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत भी आएगा, ये भी पढ़ेंगे हम। और फिर आधुनिक आवर्त सारणी को भी पढ़ेंगे। इसमें क्या है कि आवर्त और समूह तत्वों की स्थिति और बाह्यतम कक्ष और संयोजी इलेक्ट्रॉन, ये भी पढ़ेंगे। और आधुनिक आवर्त सारणी में झुकाव, यानी कि टेंस किस प्रकार से होता है, परमाणु साइज क्या होता है, फिर संयोजकता क्या होता है, फिर धात्विक और अधात्विक गुण। चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पर अब हमारा क्या है कि अव्यवस्थित को व्यवस्थित करना, तत्वों का वर्गीकरण के प्रारंभिक प्रयास। यानी कि प्रारंभिक प्रयास क्या है? सबसे पहले ज्ञात तत्वों को धातु है अधातु को वर्गीकृत किया गया। जैसे तत्वों एवं उनके गुणधर्मों के बारे में हमारा ज्ञान बढ़ाया गया, वैसे उन्हें वर्गीकृत करने का प्रयास किया गया। वर्गीकरण की क्यों आवश्यकता है, यानी कि क्लासिफिकेशन की क्यों इम्पोर्टेंट आवश्यकता है? देखिए, तत्वों को सुव्यवस्थित ढंग से पढ़ने के लिए तथा उनके अध्ययन को आसान बनाने हेतु उनकी वर्गीकृत किया गया है, ठीक है। वर्गीकृत किया गया है। फिर इसमें है हमारा कि डॉबेराइन का तिर्यक सिद्धांत। डॉबेराइनर का तिर्यक सिद्धांत क्या है? देखिए, सन 1817 में जर्मन रसायनज्ञ वुल्फगंग डॉबेराइन ने, यानी कि इनको मतलब रसायन सिर्फ डॉबेराइन ने, रसायनज्ञ डॉबेराइन के समान गुणधर्मों वाले तत्वों को समूह व्यवस्थित करने का प्रयास किया। फिर क्या हुआ कि जब तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के अनुसार, यानी कि परमाणु भार के अनुसार जो होता है आपका परमाणु भार किसे कहते हैं? देखिए, CH, यानी कि कैल्शियम जो होता है 40.1 होता है ना, यानी कि 40 ही मानते, यही मतलब ये परमाणु भार है कि क्रमवार, यानी कि क्रमबद्ध तरीके से, किसके तरीके से क्रमबद्ध लगाया जाए तो 3 तत्वों का समूह प्राप्त होते हैं, जिन्हें तिर्यक कहा जाता है।
ठीक, यह बात तो सत्य है। तिर्यक के माध्यम तत्व को परमाणु भार अन्य दो तत्वों के परमाणु भार का मध्य होता है। उदाहरण के एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर देख सकते हैं, कैल्शियम जो है तत्व हुआ है हमारा, कैल्शियम जो है Ca होता है इसका संकेत, और इसका जो परमाणु भार होता है 40.1 होता है। फिर हमारा स्ट्रेशियम है यानी कि स्क्रेडियम होगा, हाँ SR यानी कि इसका 87.6 है, और बेरियम का क्या होता है 137.3 होता है। ठीक, और इसकी सीमाएं क्या क्या हैं इनमें कि उस समय ज्ञात तत्वों को केवल तीन तिर्यक ही ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं 3 ही तिर्यक ज्ञात हुआ, लिथियम हुआ, Ca हुआ, Cl हुआ, नाइट्रोजन हुआ, स्केडियम हुआ, बेरेनियम हुआ, के पोटेशियम हुआ है, और बोरान हुआ है, और आई यानी कि आयोडीन हुआ। ठीक, इतने हुआ। न्यूलैंड का अष्टक नियम क्या था, देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है सभी। ये देखिए न्यूलैंड का अष्टक नियम जो है 11 में भी आप पढ़ेंगे, 12 में भी पढ़ेंगे। अगर आप भी आगे पढ़ेंगे तो इसके मतलब ये चैप्टर बहुत ही बेहद ही आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत या अष्टक नियम भी कह सकते हैं। सन 1866 में अंग्रेज वैज्ञानिक जॉन न्यूलैंड्स ने ज्ञात तत्वों को परमाणु संयोजकता को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया। उन्होंने सबसे कम परमाणु द्रव्यमान वाले तत्वों को हाइड्रोजन से आरंभ किया तथा 56 तत्व यूरेनियम पर इससे समाप्त कर दिया। उन्होंने पाया कि प्रत्येक 8वें तत्व का गुणधर्म पहले तत्व के गुणधर्म के समान है, और उन्होंने इसकी तुलना संगीत के अष्टक से की, इसलिए उन्हें इसे अष्टक सिद्धांत कहा। फिर न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत में लिथियम और सोडियम धातु के गुण समान हैं। सोडियम लिथियम के बाद 8वां तत्व है। इसी तरह बेरिलियम और मैग्नीशियम में अधिक समानता है। ठीक, और इस सिद्धांत की कमियां क्या थी, देखिए इस सिद्धांत की कमियां क्या थी, ये आप लोग 11-12 आगे भी पढ़ाई के लिए ये सभी बेहद आवश्यक है। ठीक, और बोर्ड परीक्षाओं में भी ये बहुत ही पूछा जाता है। मेंडेलीव का, न्यूलैंड का, ये सभी जितने ये चैप्टर है ना, इससे बहुत ही रिलेटेड आपका लगभग 8-9 नंबर इसी से आ जाएंगे बोर्ड परीक्षाओं में। ठीक, ये 6-7 नंबर इसी से पूछे जाते हैं। चलिए बता देते हैं इसमें कमियां क्या थी। तो यह नियम केवल में कैल्शियम धातु यानी कि हल्के तत्वों का लागू होता है। जो हल्के तत्व होंगे वही लागू होता है। नए तत्व के गुण इस सारणी में मेल नहीं खाते हैं, यानी कि मेल नहीं बनता है। सारणी में तत्वों को समांजित करने के लिए न तो केवल तत्वों को एक साथ रखना दिया जाता है, और बल्कि असमान तत्वों को गुणों को कोई समानता नहीं थी, एक स्थान पर रख दिया गया। यहाँ पर देखिए वैसे ही है जैसे कि इनका क्या है, इनका नियम यही है। इस नियम को देखिए क्या है कि सारे गामा पा धा नी यानी कि पा धीन है। तो सा पे क्या है, सा पे जो होता है 3 तत्व है, एच है, एफ है, फ्लोरीन है, Cl क्लोरीन है। ठीक, और हाइड्रोजन है। ठीक, फिर हमारा रे पे क्या है, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है। फिर यहाँ पर है बेरेनियम है, मैग्नीशियम है, और ये है Ca है। ठीक, यही है। इस प्रकार से देखिए यम वाला है BAI और फिर CR। ठीक, और फिर पा पे क्या है कि C है, SI है, और ये TI है। फिर N है, P है, N है। ये देखिए यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पर देखिए ये मैग्नीशियम है, और ये देखिए Mn है और Mg है, ये अलग अलग है। ठीक है, और फिर O है, यस है, Fe है। यहाँ पर ये वाला हो गया। फिर यहाँ पर देखिए आप लोग को यहाँ पर भी समझा दिया है को एंड नी। ठीक, इस प्रकार से ये हमारा ये वाला समाप्त होता है न्यूलैंड का अष्टक नियम। और हमारा फिर अगला आ जाता है मेंडलीव का आवर्त सारणी। ये मेंडलीव की आवर्त सारणी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत परीक्षाओं में पूछे जाते बहुत बार। देखिए रूसी रसायन विज्ञान इमृत्री इवानोविच मेंडलीव के तत्वों को वर्गीकरण को मुख्य सरे जाता है। तत्वों के आवर्त सारणी के प्रारंभिक विकास में उनका प्रमुख योगदान रहा है। उन्होंने अपनी सारणी में उनके मूल गुणधर्मों, परमाणु द्रव्यमान तथा रासायनिक गुणधर्मान के समान व्यवस्थित किया है। मेंडलीव के समय में 66 तत्व ज्ञात थे। मेंडलीव के समय 66 तत्व ज्ञात थे, एलिमेंट्स ज्ञात थे, यानी कि पर्याप्त थे। ये तत्वों के परमाणु द्रव्यमान एवं उनके भौतिक एवं रासायनिक गुणों के बीच संबंधों का अध्ययन किया। रासायनिक गुणों में तत्वों एवं ऑक्सीजन को हाइड्रोजन के साथ बनाने वाले यौगिकों में अपना ध्यान केंद्रित किया। तत्वों से बनने वाले हाइड्राइड एवं ऑक्साइड के सूत्र तत्वों के वर्गीकरण को मूलभूत माना जाता है। वह जो मतलब यहाँ पर देखिए अगला क्या है कि वह
63 कार्डों पर अलग अलग तत्वों के गुणधर्म पर लिखा। इसके बाद समान गुणों वाले तत्वों को अलग करने के लिए कार्डों को पिन की सहायता से दीवार पर लटका दिया। उन्होंने देखा कि प्रत्येक तत्वों के आवर्त सारणी का स्थान मिल गया तथा परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में तथा व्यवस्थित कर दिया, तत्वों को व्यवस्थित कर दिया। ये कहानी के माध्यम से आप याद कर सकते हैं। फिर इसमें 8 ऊर्ध्वाधर स्तंभ है। किसमें? मेंडलीव की आवर्त सारणी में 8 ऊर्ध्वाधर यानी कि इस प्रकार से 8 है और जिन्हें समूह कहते हैं, तथा 6 क्षैतिज पंक्ति यानी कि इस प्रकार से है जिन्हें आवर्त कहते हैं। ठीक, ये वाला हो गया ना, समझ गए ना। ये ऐसा छोटा क्वेश्चन पूछ लेता है MCQ में कि मतलब ऊर्ध्वाधर को स्तंभ को क्या कहते हैं? समूह कहते हैं। और फिर क्षैतिज पंक्तियों में क्या कहते हैं? आवर्त कहते हैं। ठीक, ये वाला हो गया। अब मेंडलीव की आवर्त सारणी की उपलब्धियां क्या थी? तो पहला देखिए क्या थी। अज्ञात तत्वों के लिए रिक्त स्थान छोड़े गए, जैसे कि स्केडियम Fe और गैलियम Ga तथा जर्मेनियम Ge इसके लिए छोड़ी गए थे। ठीक, और समान गुणधर्म वाले तत्वों को एक स्थान मिल गया था। दूसरा उपलब्धियां थी। तीसरा उपलब्धियां थी पिछली व्यवस्था को छेड़े बिना अक्रिय गैसों यानी कि अपशिष्ट पद अक्रिय गैस जो कि गैसों का पता लगाने पर इन्हें अलग अलग समूह में रखा जाता है। मेंडलीव की आवर्त सारणी की कमियां क्या थी जो मतलब फ्लॉप हो गई थी? देखिए, मेंडलीव की आवर्त सारणी की कमियां क्या थी? समस्थानिक की स्थिति स्पष्ट नहीं की, हाइड्रोजन का स्थान निश्चित ना होना और कुछ तत्वों का परमाणु द्रव्यमानों के अनुसार अनुचित क्रम। ठीक, और मेंडलीव की आवर्त सारणी कहाँ पर है? दिखा दे क्या आपको? मेंडलीव की आवर्त सारणी यहाँ पर देख सकते हैं आप लोगों को स्ट्रक्चर के माध्यम से। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप लोगों का है ग्रुप है, ये मेंडलीव की आवर्त सारणी है। तो ये आप लोगों को मतलब सिर्फ आप लोगों को ज्ञान रखना है। फिर हमारा जो आ जाता है आधुनिक आवर्त सारणी। आधुनिक आवर्त सारणी यानी कि इस समय वाला। देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी क्या है? तत्व के परमाणु द्रव्यमान की तुलना में उसका परमाणु संख्या अधिक आधारभूत गुणधर्म है। आधुनिक आवर्त सारणी के नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म उसकी परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं। ये मेंडलीव की आवर्त सारणी थी। और मेंडलीव की आवर्त सारणी के दोष यानी कि कमियां क्या थी? मेंडलीव की आवर्त सारणी मेंडलीव की आधुनिक सारणी के दोष यानी कि कमियां की क्या थी? तो देखिए, मेंडलीव आवर्त सारणी द्वारा दूर हो गए। क्या दूर हो गए? देखिए, पहला है समस्थानिक की स्थिति स्पष्ट की गई। समान परमाणु संख्या वाले तत्व एवं एक समान तथा पर समान समूह में रखा गया। दूसरा जो है कि कोबाल्ट जिसकी परमाणु संख्या 27 है वह निकल परमाणु संख्या 28 से पहले आएगा। ठीक, और तीसरा जो है कि परमाणु संख्या सदैव पूर्ण संख्या होती है, अतः हाइड्रोजन व हीलियम के बीच कोई तत्व नहीं आएगा। ठीक, ये थी मतलब मेंडलीव की आधुनिक आवर्त सारणी की दोष यानी कि कमियां थी। 3 कमियां हैं, यहाँ पर देख सकते हैं। 3 कमियां आप लोगों को बता दिए हैं। आशा करते हैं यहाँ तक आप लोगों को स्पष्ट तरीके से समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पर आ जाता है परमाणु संख्या यानी कि एटॉमिक नंबर। देखिए, परमाणु संख्या को जड़ से निरूपित किया जाता है। परमाणु संख्या अणु के केंद्र में पाए जाने वाले प्रोटीन संख्या के बराबर होते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? परमाणु संख्या कहते हैं। देखिए, आधुनिक आवृत्त यहाँ पर आधुनिक आवर्त सारणी में 18 ऊर्ध्वाधर स्तंभ होते हैं जिन्हें समूह कहा जाता है और तथा 7 क्षैतिज पंक्तियाँ होती हैं जिन्हें आवर्त कहा जाता है। और किसी भी आवर्त में पाए जाने वाले तत्वों को कोषों की संख्या समान होती है। ठीक, कोषों की संख्या यानी कि जो हमारा सेल होता है SHEEL यानी कि EEL होता है सेल। ठीक, और उदाहरण इसका क्या है? उदाहरण भी देख सकते हैं। लिथियम का जो होता है 2,1 होता है, बेरिलियम का 2,2 होता है, और फिर बोरा बी माइनस क्या होता है? बी 2,3 होता है। सी जो है कि 2,4 होता है। इन सभी तत्वों को कोषों की संख्या और समान है। ठीक, संख्या समान है। कोष यही होता है। कैसे? कोष देख सकते हैं, यहाँ पर कोष है, फिर कोष है, फिर कोष है। ठीक, यही है। एक समूह के सभी तत्वों को संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है कि कैसे? यहाँ पर देख सकते हैं। समूह पहला जो है हाइड्रोजन है, लिथियम है, यहाँ पर देख सकते हैं ये एक लास्ट में आया ना, यानी कि ये समूह समान है। ठीक, और सभी तत्वों के संयोजी इलेक्ट्रॉन एक समान है। ठीक, और समूह में नीचे ये कोषों की संख्या बढ़ती जाती है और किसी भी विशेष आवर्त में पाए जाने वाली संख्या इस बात पर निर्भर करती है कि किस प्रकार इलेक्ट्रॉन विभिन्न कोषों में भरे जाते हैं। विभिन्न कोषों में भरे जाने वाले इलेक्ट्रॉन
इलेक्ट्रॉनों की संख्या आधार पर आवर्त में तत्वों की संख्या बता सकते हैं। और किसी कोशों में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या सूत्र 2n द्वारा निरूपित किया जाता है, यानी कि ज्ञात कर सकते हैं 2n² द्वारा, जहां n दिए गए कोशों की संख्या। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग को ज्ञात करके बता दे रहे हैं कि उदाहरण है k है, यानी कि k कोस n बराबर इतना और गिब्स 2 बराबर इतना होगा, यानी कि इसका प्रथम आवर्त कितना होगा, 2 होगा, तत्व होगा यल जो होगा हमारा n बराबर 2 रख देंगे। फिर ये देखिए 2 से स्क्वायर कर देंगे तो इसका तत्व का प्रथम आवर्त में 2 तत्व है, 8 आवर्त तत्व है। ठीक, आवर्त सारणी में तत्वों को उनकी रासायनिक क्रियाशील को बताती है। संयोजकता इलेक्ट्रॉन द्वारा तत्व द्वारा निर्मित आबंध प्रारूप तथा संख्या निर्धारित होती है। ठीक, और आधुनिक आवर्त सारणी की प्रवृत्ति क्या, तो यहाँ पर देखिए सर्वप्रथम इसमें जो आता है क्या आता है कि इसमें आ जाता है संयोजकता जो हमारा है वैलेंसी जो है, इसको आप लोगों को सर्वप्रथम बता देते हैं कि वैलेंसी देखिए वैलेंसी में क्या है कि जब तत्व रासायनिक यौगिक बनाता है तो दूसरे परमाणु के परमाणु के साथ तत्व की संयोजक क्षमता को संयोजकता कहते हैं। क्या है कि जब तत्व रासायनिक यौगिक बनाता है तो दूसरे परमाणु के साथ तत्व की संयोजक क्षमता को संयोजकता कहते हैं। अथवा बाह्यतम कोश को पूरा करने के लिए तत्वों को जितनी इलेक्ट्रॉन लेने देने या साझा करने की जरूरत होती है वह तत्वों की संयोजकता कहलाती है। 2 परिभाषा यहाँ पर उपस्थित है, आप लोग को जो सटीक लगे वो कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर एक फिगर भी बनाया गया है, यहाँ पर इस प्रकार से आप लोग समझ सकते हैं। परमाणु साइज क्या होता है, परमाणु आकृति क्या होता है। ठीक, परमाणु साइज से परमाणु की त्रिज्या पता चलता है। एक परमाणु के केंद्र से बाह्यतम कोश के दूसरी ही परमाणु साइज है। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु साइज या त्रिज्या घटती है, क्योंकि नाभिकीय आवेश में क्रमिक वृद्धि होती है। ठीक, ये हो गया। यहाँ पर आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं थर्ड आवर्त है और त्रिज्या है pm है, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग इस प्रकार से। और समूहों के ऊपर नीचे और त्रिज्या बढ़ती जा रही है, और क्योंकि नए कोशों की संख्या बढ़ती है जिससे कि नाभिक और बाह्यतम कोशों की दूरी बढ़ जाती है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। और धात्विक गुण कौन कौन से होते हैं, यहाँ पर एक चित्र फिगर के माध्यम से समझ सकते हैं। फिर धात्विक गुण कौन कौन से होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके धात्विक गुण और धात्विक, देखिए धात्विक गुण का अर्थ किसी तत्व के परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता। फिर दूसरा पॉइंट क्या है कि धातुएं आवर्त सारणी में बाएं तरफ हैं और फिर बाएं तरफ है। ठीक, और यानी कि धातु की बात कर रहा है आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर धात्विक गुण कम हो जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की नाभिकीय आवेश बढ़ता जाता है और इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति घट जाती है, इसीलिए कम हो जाता है। ठीक, ये धात्विक थे। और चौथा पॉइंट इसमें क्या है कि देखिए चौथा पॉइंट क्या है कि धातु इलेक्ट्रॉन खोते हैं और धनात्मक आयन बनाते हैं, अतः धातु विद्युत धनात्मक तत्व कहलाते हैं। ठीक, फिर पांचवा पॉइंट इसमें क्या है धात्विक गुण में कि समूह के ऊपर से नीचे आने पर धात्विक गुण बढ़ जाता है, क्योंकि संयोजकता इलेक्ट्रॉन पर नाभिकीय आवेश घटता तथा बाहरी इलेक्ट्रॉन सुगमता पूर्वक निकल जाते हैं। ठीक, आधात्विक गुणधर्म या गुण क्या होते हैं ये भी जान लीजिए। पहला पॉइंट इसमें क्या है कि आधात्विक पॉइंट नहीं बनाए, आप लोग बना लीजिए। आधातुएं विद्युत ऋणात्मक होती हैं, वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती हैं। और फिर आधातुएं आवर्त सारणी में दाएं और पाई जाती हैं। आवर्त सारणी में बाएं से जाने पर आधात्विक गुण बढ़ जाता है, क्योंकि प्रभावी इलेक्ट्रॉन आवेश बढ़ने के कारण इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। ये हमारा था तीसरा पॉइंट था। चौथा पॉइंट क्या है कि समूह में ऊपर से नीचे आने पर आधात्विक गुण कम हो जाता है, क्योंकि प्रभावी नाभिकीय आवेश कम हो जाता है, जिससे इलेक्ट्रॉन अपनाने की क्षमता कम हो जाती है। ठीक, और फिर पांचवा पॉइंट क्या है कि आवर्त सारणी के माध्यम से उपधातु व अर्ध धातुएं पाई जाती हैं। ये कुछ गुण धातुओं तथा कुछ गुण अधातुओं को दर्शाते हैं। ठीक, फिर अगला पॉइंट क्या है कि धातु ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं, जबकि अधातु ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं। ठीक, ये बहुत बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि धातु ऑक्साइड क्षारीय होते हैं और आधातु क्या होते हैं, अम्लीय होते हैं। ठीक, ये हमारा था इतना। और आप लोगों को एक डायग्राम आप लोगों को दिखा देते हैं कि परमाणु साइज जो होता है, परमाणु साइज फर्स्ट नंबर पे है। इसमें आवर्त में परिवर्तन कम होता है। इसका कारण क्या है कि क्यों कम होता है, यहाँ पर कारण भी बता देते हैं आप लोगों को। कारण क्या होता है कि परमाणु नाभिकीय आवेश बढ़ जाता है, जिससे कि
जिससे नाभिक एवं इलेक्ट्रॉन के बीच परस्पर आकर्षण बढ़ जाता है और फलस्वरूप इलेक्ट्रॉन को क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन व नाभिक में मध्य दूरी घट जाती है। समूह में परिवर्तन, यानी कि इसके समूह में परिवर्तन क्या होता है, बढ़ जाता है। इसका उल्टा होगा। कारण क्या है कि नए कोषों को जुड़ने के कारण बाहरी कोषों के नाभिक के बीच दूरी बढ़ जाती है। ठीक, ये था परमाणु साइज, यानी कि परमाणु आयु। धात्विक गुण क्या है, धात्विक गुण क्या है, देखिए धात्विक गुण यही है इसका कि धात्विक गुण में कम हो जाता है। क्या कम हो जाता है, ये आवर्त में परिवर्तन। और कारण क्या है, यहाँ पर देख सकते हैं कारण क्या है, कारण यही है कि देखिए प्रभावी नाभिकीय आवेशों बढ़ने के कारण संयोजन इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति घट जाती है और इसके समूह में परिवर्तन क्या है कि बढ़ता जाता है। ठीक, कारण क्या है कि बढ़ता क्यों है कि प्रभावी इलेक्ट्रॉन आवेशों में कम हो जाता है तथा संयोजन इलेक्ट्रॉनों की क्षमता बढ़ जाती है। फिर आध्यात्मिक क्या है, आध्यात्मिक गुण क्या है, आध्यात्मिक बढ़ता जाता है। क्या मतलब इसका वो आवर्त में परिवर्तन क्या होता है, बढ़ता जाता है। क्यों बढ़ता है कि प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ने के कारण इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। और फिर ये समूह में परिवर्तन क्या है कि कम होता जाता है। इसका उल्टा होगा कि प्रभावी क्यों होता है, कारण क्या है, रीजन क्या है, देखिए प्रभावी नाभिकीय आवेश में कम होने के कारण इलेक्ट्रॉन अपनाने की क्षमता को कम हो जाती है। ये था हमारा मतलब जो कक्षा 10 का आपका मतलब चैप्टर साइंस का आपका चैप्टर 5 था कि आप लोगों को इसको हम आप लोगों को संपूर्ण तरीके से आप लोगों को समझा दिए हैं, बता दिए हैं। इससे बाहर आप लोगों को परीक्षाओं में कुछ पूछे पाछेगा नहीं। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा और इस वीडियो को क्लास 10 के स्टूडेंट के पास सभी शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।